पूजा शर्मा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह दावा किया है कि 10 मार्च को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी भी यीन कीन प्रकरण सरकार बनाने की कोशिश करेगी और इसीलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतगणना केंद्र के अंदर जाने वाले कार्यकर्ता का बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की कोई धांधली ना हो सके। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता हर हालात पर निगरानी रखेंगे और उन्होंने ये कहा है कि कैग की ओर से शिक्षा विभाग में 2010 के बाद से हुई अनियमितताओं के प्रकरण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, शिक्षा विभाग में कैग की ओर से उठाए तमाम सवालों की जांच कराई जाएगी। गोदियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता भले ही 2016 के प्रकरण पर गंभीर आरोप लगाएं, लेकिन एक भी साक्ष्य बीजेपी नेताओं के पास नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए पूरे देश में ये धारणा है कि वो जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को होने वाली जो प्रस्तावित बैठक है, मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने वाले होंगे और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का चीरफाड़ करने के लिए, उन आरोपों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो बैठक बुलाए, जो करें, हमें उससे कोई लेना नहीं। उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह का आरोप लगा रही है वो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 2016 में जब कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी का दामन थामने पहुंचे थे तो अपने विधायकों को रोकने के लिए तत्कालीन सीएम हरीश रावत की ओर से 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा यह मामला एक स्टिंग के जरिए भी उछाला गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस और माननीय हरीश रावत जी पिछले मतदान के बाद से लगातार प्रश्न ही उठा रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट पे ही नहीं उठा रहे हैं, वो दिव्यांग वोट पे उठा रहे हैं, बुजुर्गों के वोट पे उठा रहे हैं, वो सर्विस बैलेट जो शिक्षक कर्मचारियों का है उस पे उठा रहे हैं। अब देखिए कि कौन रोता कौन है, रोने कौन लगता है, बिलखता कौन है, चिल्लाता कौन है। इसका मतलब तो वो पहले से ही अपनी हार को एक तरीके से आधे अधूरे रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या उनका अनुमान है, या उनकी संभावना है, या उनको अपने जो नीचे से उनके पास फीडबैक आया उसकी पूरी जानकारी मिल गई है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मतगणना के पश्चात जैसे ही नतीजे आएंगे तो कांग्रेस फेस सेविंग कर सके, वो कह सके साहब हम तो 15 दिन से कह रहे थे पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ है, तमाम चीजें वो गिनाएंगे। मुझे लगता है इसके अलावा कोई कारण नहीं। आपके अकॉर्डिंग आप कांग्रेस को बौखलाहट करार दे रहे हैं हार की, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रैक रिकॉर्ड। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, देखिए खरीद फरोख्त का जो मामला लगातार कांग्रेस की ओर से निकलकर सामने आ रहा है, अब ये तूल पकड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अब इस पर लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि आप भूल गए 2017 का वो समय, 2016 का वो समय, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अभी पूजा आप जानती हैं कि मतदान तो हो चुका है, मतगणना के लिए अभी इंतजार है। मतगणना में जनता का मत किसके पक्ष में गया है ये सब अभी कह सकते हैं कि एक रहस्य है, और जब मतगणना होगी तभी इस बात का पटाक्षेप होगा कि जनता का जनमत किसकी तरफ है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतदान के बाद से ही जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि दावेदार आगे आ रहे हैं, भीतरघात की बात हो रही है, दोनों दलों के अंदर इस सब को देखकर ये लग रहा है कि दोनों के दोनों बेचैन है कि सत्ता किसके हाथ में आए, और कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए भी हैं। अपनी डर को, अपने कह सकते हैं कि आत्मविश्वास दिखा करके, जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे दिखा करके कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात कांग्रेस से करूं तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे हरीश रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग 48 सीटें हम जीत रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास इतना अच्छा फीडबैक है कि आपको पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? पहला सवाल कांग्रेस से। अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी का तो नारा था 60 पार, अगर बीजेपी 60 पार जा रही है,
60 पार भी नहीं जा रही है, तो हम कह रहे हैं 40 पार भी अगर बीजेपी जा रही है, कंफर्टेबल बहुमत की तरफ अगर बीजेपी जा रही है, तो उसके आधा दर्जन से ज्यादा सिटिंग विधायकों ने अभी तक भीतरघात के आरोप क्यों लगा दिए हैं? भीतरघात के आरोप तभी लगाए जाते हैं पूजा, जब कहीं ना कहीं कैंडिडेट को अपनी जीत पर शक होता है। तो इसके मतलब कि आधा दर्जन से लोग पहले ही ये मान चुके हैं कि उनकी जीत के आगे एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों दलों के बीच चल रहा है। अब खरीद फरोख्त की बात हो रही है। अब ये हो रहा है कि अगर बीजेपी का ए प्लान सक्सेसफुल ना हुआ तो बी प्लान काम करेगा, बी नहीं हुआ तो सी प्लान काम करेगा। इसके अलावा दोनों दल एक दूसरे पे ये भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि जो निर्दलीय हैं या दूसरे दलों के लोग हैं जो मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, यानी कि वो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के नेता संपर्क साध रहे हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता संपर्क साध रहे हैं। तो ये सारी कवायद चल रही है और ये सारी रस्साकसी सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि 10 मार्च को जो जनमत होगा उसमें कौन अपनी फेस सेविंग कितनी सहजता से कर सके। काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी खुद गणेश गोदियाल कह रहे थे कि पूरा ट्रेंड होके कांग्रेस के जो एजेंट होंगे वो अंदर जाएंगे क्योंकि बीजेपी कहीं भी कुछ कर सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो चल रही हैं वो एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि ईवीएम में जो हमने मत दिया है वो गोपनीय होता है। और ईवीएम पे भी सवाल उठे हैं पूजा, लेकिन प्रूव उसे अभी तक कोई नहीं कर पाया है कि कहीं कुछ गड़बड़ होती है। रही बात काउंटिंग की, तो अधिकारी रहते हैं, काउंटिंग में बिल्कुल चीजें क्लियर होती है। पोस्टल बैलेट के लिए भी अधिकारियों को पता होता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने जो मतदाता हैं वो पोस्टल बैलेट का यूज कर रहे हैं। अब उनके पास कौन कौन जा पा रहा है ये अपने आप में सवाल है कि किसकी अप्रोच उन मतदाताओं तक है और किसकी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में कुल मिला के कह सकते हैं कि जो ये बीच का गैप था लगभग 1 महीने का, वो सब इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर चला और आने वाले 2-3 दिन तो और ज्यादा होंगे, क्योंकि 10 मार्च से पहले सभी को ये तय करना है कि काउंटिंग अगर उनके पक्ष में होगी तो कॉलर वो ऊपर करेंगे और अगर पक्ष में नहीं होगी तो सामने वाले को वो पुराने आरोपों के तहत ही घेरेबंदी करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जैसे खरीद फरोख्त की बात निकलकर दोनों ही पार्टियों की ओर से सामने आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, वो ऊपरी मन से जरूर बीजेपी और कांग्रेस ये कह देती है कि उधर बीजेपी हार रही है, कांग्रेस कहती है, और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हार रही है। मतलब एक दूसरे पर वो आरोप जरूर लगा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं, लेकिन डर दोनों ही पार्टियों के भीतर है, क्योंकि खरीद फरोख्त का जो मामला निकलकर सामने लगातार आ रहा है, तो निश्चित रूप से भय दोनों ही पार्टियों के भीतर नजर आ रहा है। कुछ भी हो सकता है 10 मार्च को। अब बिल्कुल मुझे यही है कि 10 मार्च का जो रिजल्ट है उसमें पूर्ण बहुमत को लेकर दोनों पक्ष आश्वस्त नहीं है। इसका मतलब साफ यही है। आप ही बताइए कि अगर किसी दल की 48 सीटें आ रही हैं तो खरीद फरोख्त का सवाल कहाँ है? उसको तो जरूरत ही नहीं है किसी के विधायक खरीदने की, या उसकी सरकार बन रही है तो आप बताइए कि सत्तारूढ़ पार्टी का या जिसकी सरकार बन रही हो वो विधायक कैसे अपने दल से टूटकर दूसरी तरफ जा सकता है दूसरे दल की सरकार बनाने के लिए? ये अपने आप में सवाल ऐसे हैं कि जिसमें खुद इन राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए। अब रही बीजेपी की बात, बीजेपी ये बात जरूर जानती है कि वो भले ही 60 पार की बात कर रही हो, लेकिन उसके जो अंदर खाने जो मंथन चल रहा है उसमें ये बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 60 पार तो नहीं, लेकिन 30 पार अगर कर जाए या कहीं कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ चली जाए तो वो बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं, उनके पास जब ए प्लान उनका सक्सेस नहीं होगा तो बी प्लान भी उनके पास है, क्योंकि यह बात सही है कि उत्तराखंड में इस समय जो राजनीतिक सिनेरियो सामने आ रहा है उसमें यह माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग या तो अन्य दलों के जीतेंगे या फिर वो बागी जीतेंगे। वो कांग्रेस के बागी होंगे, बीजेपी के बागी होंगे। अब कौन उनको अपने पक्ष में करेगा उस हालात पर जब किसी भी दल को 36 का आंकड़ा नहीं मिलेगा, यानी 36 यहां पर बहुमत की संख्या है, 70 में से 36 आने जरूरी हैं और उसी के बाद अगर 36 नहीं मिलते हैं तब इनके लिए तहकीकात होगी। दोनों दल संपर्क में हैं, तो वही जैसे मैंने कहा कि दोनों अपना कॉलर ऊंचा करके हैं और ये सोचकर ऊंचा करके हैं कि कल कोई इक्वेशन बनती है तो फेस सेविंग में बहुत आसानी होगी। लेकिन देखिए ज्योत्सना, जो एक मिथ है उत्तराखंड में कि 5 साल बीजेपी आती है और 5 साल कांग्रेस, तो कांग्रेस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ये भी दिख रही है कि 5 साल अब बीजेपी ने काट लिए, अगले 5 साल हमारे होने वाले हैं।
बिल्कुल वही इक्वेशन है जिसको कांग्रेस को लगता है कि ये मेरे पक्ष में जाएगी। उसके अलावा अगर दूसरे ढंग से देखें तो कांग्रेस ने अच्छा इलेक्शन लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी थी, बीजेपी का स्ट्रांग बैकअप केंद्र का है, बीजेपी के पास नेताओं की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने उस तरीके से इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा जिस तरीके से बीजेपी लड़ा करती थी। अब बीजेपी के हालांकि जब लास्ट मूवमेंट पर जो उसके ट्रम्प कार्ड है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तराखंड में आए, उन्होंने 3-3 रैलियों को संबोधित किया, उसके बाद थोड़ा सा बीजेपी अप हुई है, जो हमने अपना एनालिसिस किया है। कांग्रेस ने बहुत शिद्दत से पहले से वो लड़ाई लड़ती रही, पहले उसने सड़क में लड़ाई लड़ी, सदन में लड़ाई लड़ी, और जब इलेक्शन की बात आई तो कांग्रेस ने काफी शिद्दत से लड़ाई लड़ी है। कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी कांग्रेस ने काफी सोच समझकर काम किया है। हालांकि बाद के जो 11 टिकट थे उनमें काफी कोहराम भी मचा। आप जानती हैं कि हरीश रावत पहले रामनगर से लड़ रहे थे, लेकिन विरोध के कारण उनको लाल कुआं जाना पड़ा। लाल कुआं में भी उनको बागी संध्या डालाकोटी से 2-2 हाथ करने पड़े। ये सारी चीजें रही हैं कांग्रेस की। लेकिन अगर चुनाव मैनेजमेंट की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करें, तो इस बार बीजेपी से अच्छा इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा है। और बीजेपी इस बात को जानती थी कि एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ सहारा आज के भी दिन जो है, जो उनके कॉन्फिडेंस का कारण है, वो है मैजिक मोदी। उनका मानना है बीजेपी का कि मोदी जी का जादू चला है उत्तराखंड में। और जो महिलाओं ने 67% यहां पर पोलिंग किया है, तो महिलाओं का अधिकांश वोट बीजेपी के पक्ष में गया है, और उस वोटिंग के दम पर बीजेपी अगली सरकार यहां पर बनाने जा रही है और उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसे पलटने जा रही है। वहीं कांग्रेस को सहारा है उत्तराखंड की जनता का, जो 5 साल बाद यहां पर सत्ता परिवर्तन करती है। तो कांग्रेस का मानना है कि जनता ने उसका साथ दिया है और बीजेपी को हटा करके इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाने का मत किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी मतगणना से पहले 7 मार्च को देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अगुवाई में ये बैठक होगी। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक में सीएम धामी समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे और मतगणना के बाद किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ना है, उसकी रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसीलिए भविष्य की रीति नीति क्या होगी, इस पर मंथन होगा। पूरा कंप्लीट फीडबैक लेना कि 70 विधानसभाओं में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से कहां तक जा रहे हैं, 45 पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, 45-50 के बीच में आने वाले हैं नहीं आने। उसके बाद दूसरा जो मुझे लगता है बैठक का बिंदु होने वाला है, रहने वाला है, कि सरकार बनने की स्थिति में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो मंत्रिमंडल एलोकेशन कैसे होना है, पहले से ही सारी चीजें तय कर लें कि जो अगर संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ मिनिस्टर्स को शपथ दिलाएं या सभी को शपथ दिला दें, या संभवतः यह भी हो सकता है कि वो देखना चाहेंगे कि अब की बार ये जो गवर्नमेंट जाने वाली है या कार्यवाहक है, इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस उत्तराखंड को कैसे दे सकें, और विधायकों में से जो सबसे योग्य हैं या जो प्रोफेशनल हैं किसी क्षेत्र के, कोई चिकित्सक है, कोई स्पोर्ट्स का है या कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, इन लोगों को कैसे हम जिम्मेवारी दे सकें। तो मुझे लगता है कि मतगणना से पहले का फीडबैक और मतगणना के पश्चात क्या तस्वीर बननी जा रही है, कैसे सब लोगों को साथ लेंगे, क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे और स्टेट को एक जो है बेहतरीन सुशासन करने वाली, गुड गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट दे सके, इन्हीं सब चीजों पे मुझे लगता है बातचीत हो रही है। फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। स्प्लाई एक्सटीरियर हो या इंटीरियर, जो चाहो बनाओ, जहां चाहो लगाओ, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ।
उत्तराखंड में मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर चमोली जिले में भी तैयारियां जोरों पर हैं। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव अति महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसीलिए प्रशिक्षण में जो जानकारी दी जा रही है उसे अच्छी तरह से समझ लें। जहां पर शंका हो उसे प्रशिक्षण के दौरान समझ लें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मतगणना के दौरान पूर्ण मनोयोग से कार्य करें, कतई भी जल्दबाजी ना करें। प्रशिक्षण के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के बच्चों से मुलाकात की और उनकी कुशल क्षेम पूछी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के संबंध में जानकारी ली। दिल्ली और मुंबई में उत्तराखंड राज्य की तरफ से समन्वय केंद्र बनाया गया है जिसमें यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंडियों के बारे में जानकारी मिल रही है। सभी लोगों के ठहरने और अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी की गई है। देहरादून में उत्तराखंड राजभवन में आगामी 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बसंत महोत्सव के दौरान 12 प्रजाति के पुष्प लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे और इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताओं भी कराई जाएंगी। इस मौके पर 153 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग राजभवन पहुंचकर पुष्प प्रदर्शनी को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि ये जो माहौल है, ऋतु है, बसंत की है और बसंत में संत जो शब्द है वो बहुत गहरा है और उत्तराखंड के लिए बसंत, संत और जो पुष्प हैं वो अलग ही एक खुशी, एक सुख, शांति, सौंदर्य अपने साथ में लेके आते हैं। तो इसको हम एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, बसंतो उत्सव 2022। और एज ए कर्टन रेजर मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि 8 और 9 मार्च को ये मनाया जा रहा है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप के ऊपर में एक और खुशी है कि ये राजभवन के प्रांगण में, परिसर में और हम सब मिलकर, पूरे प्रदेश मिलकर इसको मनाने जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बाल विकास परियोजना विभाग में घोटाला सामने आया है। मामला उमरपुर गांव का है। गांव की महिलाओं का यह आरोप है कि हर महीने सरकार की तरफ से उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। पैड की कीमत 6 रुपए है, लेकिन महिलाओं से आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पैड की कीमत 10 रुपए ली जा रही है। जब लाभार्थियों ने इसका विरोध किया तो आंगनबाड़ी केंद्रों में कहा गया कि पैड लेना जरूरी है, नहीं तो अन्य सामान भी नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का ये कहना है कि बाल विकास का कोई भी अधिकारी यहां नहीं आता है और इसीलिए उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है और ना ही अफसरों को इस धांधली का पता चल पाता है। मिठाई है, दाल है और वे हैं क्या कहते हैं, दाना, पैड है। कहीं हमने कि हमें पैड नहीं चाहिए तो क्या राशन को मना कर दी कि राशन नहीं मिलेगा अगर पैड नहीं लोगे तो। पैड के कितने पैसे आपसे लिए गए? पैड के लिए गए, एक पैड के 10 रुपए, 50 रुपए लिए गए हमसे, 50 रुपए। हाँ, और एक बच्चों वाला पैड, वो है एक पैकेट मिठाई है। पैड दिए गए हैं ये? हाँ। पैसे आपसे लिए गए ये? 50 रुपए। 50 रुपए में कितने पैड दिए गए हैं ये? 5। मैंने बोला था, पिछली बार भी बोला था, मैंने कहा इन पे तो इतना रेट है 8 रुपए, पिछली बार भी 8 था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें 20 रुपए चाहिए। के माध्यम से अभी जानकारी मिली तो इसमें जांच कराकर संबंधित के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुनीश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये धांधली जो निकलकर सामने आ रही है कि सैनिटरी पैड जो कि 6 रुपए में आता है उसे 10 रुपए में बेचा जा रहा है, किसी अधिकारी के संज्ञान में ये मामला अब तक आ पाया है? देखिए, आपको बता दें आज का मामला है जहां आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है
जहां उमरपुर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र से बाद ये सामान बांटा गया। उसके बाद में कुछ महिलाओं की शिकायत मिली। शिकायत पे जब सारा समय की टीम वहां पहुंची तो उसके बाद में वहां पता चला, जो महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जो सैनिटरी पैड है उस पर साफ साफ देखा जा रहा है जो सरकारी मूल्य है उसको 6 रुपए पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर वसूली करी जा रही है। एक पैड के 10 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके बाद में इस मामले को गंभीरता से लिया गया और मुख्य विकास अधिकारी का भी इसमें यही कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद में इसमें जांच कराकर जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन कौन ये धांधली कर रहा है, उनके नाम निकलकर अब तक सामने आ पाए हैं? क्योंकि राशन नहीं मिलेगा इनसे इन्हें अगर ये बाकी का सामान नहीं खरीदते, इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं। जी, महिलाओं का यही आरोप है। महिलाओं ने जब इस बात का विरोध किया, पैड लेने से जब मना किया कि हमें नहीं चाहिए, तो उसके बावजूद में जो आंगनवाड़ी जो केंद्र पर जो तैनात है कर्मचारी, उनके द्वारा यही कहा गया कि अगर आप ये सामान नहीं लोगे तो आपको उसके एवज में जो राशन है वो भी नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते उनकी मजबूरी पड़ी और ये सामान लेना पड़ा जितने रुपए में उन्होंने कहा उसके मुताबिक। जी ठीक है मुनीश, शुक्रिया करेंगे आपका। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड TDOs। सालिम लोशन। चंपावत जिले के टनकपुर में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है और पीड़ित महिला ने वकील विजय शुक्ला पर शादी का झांसा देकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो गर्भवती हुई तो वकील और उसकी सहयोगी महिला अनीता सामंत उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए धमका रही हैं। टनकपुर के डीएसपी का कहना है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी वकील विजय शुक्ला और उसकी सहयोगी महिला मित्र अनीता सामंत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक अधिवक्ता है टनकपुर में विजय शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से फिर उसका गर्भपात भी किया। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर 376 और गर्भपात कराना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जैसे जैसे आगे सबूत मिलते जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। खटीमा के सुरई रेंज में 2 तेंदुए के संघर्ष के बीच एक तेंदुए की मौत हो गई है। तेंदुए की मौत से वन विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वन विभाग के कर्मचारियों को गश्त के दौरान जंगल में तेंदुए का शव पड़ा मिला, जिसके आसपास 2 तेंदुए मंडराते नजर आए। वन विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। उधर वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जंगल में कोई भी व्यक्ति घास आदि के लिए अकेले ना जाए, क्योंकि ये तेंदुआ आक्रामक स्थिति में है और वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। सुरई तृतीय बीट कक्ष संख्या 46D में एक गुलदार का शव दिखाई दिया। वो जब उसके पास जाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास 2 टाइगर भी थे। इसके बाद उन्होंने हमें सूचना तुरंत मुझे दी। उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत मैं मौके पर पहुंचा घटनास्थल पर। तत्पश्चात हमारे SDO साहब भी पहुंचे, तुरंत डॉक्टरों को लेके जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि 2 बाघ जो हैं उसके आसपास घूम रहे हैं और वो हमला करने के मूड में थे। तो हमें बड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 2 से 3 घंटे के बाद तीसरे चक्कर में हम उस समय तो वापस हो गए। फिर हम दोबारा गए कि ये बाघ जो है ये यहाँ से हट चुके होंगे और ताकि हम सबका निरीक्षण करा के पोस्टमार्टम करा सकें। तभी तक बाघ वहाँ पर मौजूद थे और हटने को तैयार नहीं थे। तीसरे प्रयास में फिर हमने प्रयास किया, पूरे फोर्स के साथ हम गए और हमने किसी तरह से नियंत्रण करके स्थिति पर सबको अपने कब्जे में लिया और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे उनसे हमने उसका पोस्टमार्टम कराया और उसके सबकी अंत्येष्टि कराई।
उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के सरनौल गांव में 2 दिवसीय पांडव नृत्य का समापन हो गया है। पांडव नृत्य में जोगटा, हाथी और गेंडा नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। सरनौल गांव का पांडव नृत्य की अपनी पहचान है। सदियों से चले आ रहे इस पांडव नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। माघ और फागुन माह में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोगों ने जोगटा, हाथी और गेंडा नृत्य का आनंद लिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समय लाइव